हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन वीडियो सीरीज। इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप सेटअप करने वाले हैं। एंड बूटस्ट्रैप सेटअप के बाद हम न्यू बार कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे एंड उसको फिर हम अपने सारे पेजेस में यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप सेटअप। तो बूटस्ट्रैप जो हम यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप हमको हेल्प करता है काफ़ी सारी शॉर्टकट जो CSS की क्लासेस होती है उनको हम डायरेक्टली बूटस्ट्रैप से यूज़ कर पाते हैं, जिससे कि हमें खुद का कस्टम जो CSS का स्टाइल्स है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ बूटस्ट्रैप हमको काफ़ी सारे टेम्पलेट भी प्रोवाइड करता है। न्यू बार का टेम्पलेट हो गया, टेबल, फॉर्म एंड मैनी मोर, जिसको हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से अपने कोड में, जिससे कि हमें वो सब चीज़ खुद से नहीं लिखनी पड़ती है। तो बूटस्ट्रैप के बारे में मैंने डिटेल में वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज़ में इसको कवर कर रखा है, जिसमें मैंने ये सब यूटिलिटी क्लासेस को यूज़ कैसे करते हैं वो सब बताया था। ग्रिड सिस्टम को भी कवर किया था उसमें, एंड साथ ही साथ अपने टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सब अभी हमने बताया था। तो यहाँ पर हम रिएक्ट का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो रिएक्ट के एप्लीकेशन में जो हम बूटस्ट्रैप को जो यूज़ करेंगे उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से कुछ लिंक होंगे, उन लिंक को हम कॉपी करेंगे और हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन में एक index.html फाइल है, उसके अंदर हम उन लिंक को पेस्ट करेंगे। उससे हमारा बूटस्ट्रैप का सेटअप हो जाएगा। तो बूटस्ट्रैप के लिए हम यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल नहीं करेंगे। बूटस्ट्रैप के लिए हम सिंपली एक वेबसाइट से कुछ लिंक्स उठाएंगे और अपने फाइल में उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिंक मेंशन किया है स्टेप 1 में, जिसमें हम जाएंगे और वहाँ से हम, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो 2 लिंक्स मैंने बताए हैं, एक तो लिंक हो गया रिलेटिव स्टाइल शीट। ठीक है, तो bootstrap.main.css, एंड दूसरा जो लिंक है वो आपका स्क्रिप्ट का रहेगा। तो स्क्रिप्ट में आपको उठाना bootstrap.bundle.min.js। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए आपको ये दोनों लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आप CSS का लिंक एंड ये अपना जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट। तो इन दोनों को कॉपी कर लीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया, इस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोनों लिंक मिल जाएंगे। सिंपली आपको इन दोनों को कॉपी करना है, Ctrl+C। ठीक है, इनको कॉपी करना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा एंड हम अपने कोड में जाएंगे। कोड में अपन यहाँ पर अभी सबको क्लोज कर देता हूँ, राइट क्लिक, क्लोज ऑल, एंड हम जाएंगे अपने index.html फाइल के अंदर। तो अब आपका ये index.html फाइल आप अगर ढूंढेंगे तो आपको ये src फोल्डर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, मैं index.html फाइल का बात कर रहा हूँ, index.js फाइल का बात नहीं कर रहा हूँ। index.js तो जावास्क्रिप्ट का फाइल है, index.html HTML का फाइल है जो आपको इस src फोल्डर के अंदर नहीं मिलेगा। तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। index.html फाइल आपको मिलेगा पब्लिक फोल्डर के अंदर। ठीक है, पब्लिक फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पर index.html ये रहा, तो इस फाइल को सेलेक्ट करिए तो यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपना जो 2 लिंक हमने कॉपी किए हैं वो आपको पेस्ट करने रहेंगे। तो आप टाइटल के जस्ट ऊपर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर एंटर मारेंगे, यहाँ पर दोनों लिंक्स को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड सिंस थोड़ा स्पेसिंग दे दीजिए, तो दोनों लिंक को सेलेक्ट कीजिए, ये CSS का और जावास्क्रिप्ट का, और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद टैब दबाइए, टैब एक बार और टैब दबाइए। तो टैब दबाने से अब इनको प्रॉपर स्पेसिंग मिल जाएगी। ये उसी लाइन में रहेंगे जो बाकी जो भी टाइटल है, बाकी के जो लिंक्स हैं उन्हीं की लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों लिंक्स को अब इस index.html फाइल में यूज़ कर लिया है और इसी के साथ अपना बूटस्ट्रैप का सेटअप भी हो गया। तो बूटस्ट्रैप के सेटअप में कुछ नहीं करना था, वेबसाइट पे जाना था, दोनों को लिंक को कॉपी करना था और यहाँ पर आके index.html में दोनों को यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, एंड सेव करूँगा मैं इस फाइल को। ठीक है, एंड अब अपने को क्या करना है, अपने को इसको टेस्ट करना रहेगा कि बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप को टेस्ट करने के लिए हम
अपने जो यूज़र्स के जो पेज है उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो जो भी बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस होती है, पेडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, तो उनको हम यूज़ करके देखेंगे, उनके शॉर्टकट क्लासेस को यूज़ करेंगे और अगर चेक कर लेंगे अगर वो शॉर्टकट क्लासेस काम कर रही है, अगर वो यूज़ करने से अपने जो भी ये पेज में चेंज दिख रहा है, दैट मीन्स कि अपना बूटस्ट्रैप का जो सेटअप है वो हो चुका है। अगर वो काम नहीं कर रही, दैट मीन्स कि अपना सेटअप नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमको चेक करने के लिए हम जाएंगे अपने SRC फोल्डर के अंदर। पब्लिक फोल्डर को क्लोज कर दीजिए, SRC के अंदर जाइए। SRC के अंदर आप जाएंगे कंपोनेंट्स में, आपका जो यूजर्स पेज है, यूजर्स पेज के अंदर जाएंगे, इसमें users.js, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी अगर मैं देखूँगा कंट्रोल जे दबाइए और देखिए कि आपका टर्मिनल में आपका जो एप्लीकेशन है वो रन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। अभी मैंने ऑलरेडी इसको रन कर रखा है लोकल होस्ट 3000 पे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन है लोकल होस्ट 3000 पे जाते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एडिट यूज़र URL, सिर्फ लोकल होस्ट 3000 रखेंगे, एंटर, और यहाँ पर आपका ये यूज़र्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये यूज़र्स जो दिख रहा है आपको, ये इसी पेज से आ रहा है, users.js फाइल से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टेस्ट करने के लिए बूटस्ट्रैप को मैं थोड़ा सा जो यूज़र आपको ये डिस्प्ले हो रहा है इसमें थोड़ा पेडिंग या मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन सब तरफ से मार्जिन दे देता हूँ। तो अगर मार्जिन यूज़ हो जाएगा दैट मीन्स कि ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने VS कोड में div को, जो ये div है इसको क्लास देंगे। तो आप याद रखेंगे कि index.html या HTML की कोई भी फाइल होती है जिसके अंदर आप क्लास जो देते हैं, सिंपली आप ऐसे क्लास लिखते हैं, लेकिन आपको रिएक्ट के अंदर क्लास नहीं लिखना होता है, क्लास नेम लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्ट के अंदर हम कोई भी क्लास लिखने के लिए क्लास नेम यूज़ करते हैं बजाय सिर्फ क्लास लिखने के। ठीक है, तो अगर हम index.html फाइल में होते तो सिंपली ऐसे लिख देते, लेकिन हम रिएक्ट फाइल में कोई भी क्लास का जो नाम लिखना होता है तो हमको ऐसे क्लास नेम पहले लिखना होता है, n=, एंड यहाँ पर आप इसको मार्जिन देना है। तो बूटस्ट्रैप के मार्जिन देने, सब तरफ से मार्जिन देना है, सपोज 5 यूनिट देना है। आपको पता है कि जो भी मार्जिन या पेडिंग कुछ भी हम दे सकते हैं वो 1 से लेके 5 तक के यूनिट बूटस्ट्रैप अपने को प्रोवाइड करता है। 1 से लेके 1 2 3 4 5 5 तक दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 है तो 5 हम देके देखते हैं। और मार्जिन देने का शॉर्टकट है M, आप M टाइप करेंगे क्लास नेम में, फिर हाइफन एंड फिर 5 डाल देंगे, यूनिट डाल देंगे 5, मैक्सिमम 5 का मार्जिन मिल जाएगा। इसको मिलेगा, ये जो बॉक्स है आपका, इसको 5 का मार्जिन मिल जाएगा सब तरफ से, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब तरफ से। M क्या करता है, M सारी डायरेक्शन में डाल देता है। ठीक है, तो ये जो यूज़र्स जिस बॉक्स के अंदर दिख रहा है तो इसको भी ऑटोमेटिकली ये मार्जिन मिल जाएगा 5। अभी सेव करते हैं, तो अभी बिना सेव किए मैं देखता हूँ कि अपना फाइल में यहाँ पर मार्जिन नहीं है। ठीक है, यूज़र्स पे अभी मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि मार्जिन दिखता नहीं दिखता है। कंट्रोल-S से सेव करेंगे। कंट्रोल-S आपका एक कमांड होता है, तो ये कीबोर्ड में शॉर्टकट होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फाइल को सेव करने के लिए। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर राइट क्लिक करके, यहाँ पर शायद सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ पर फाइल में जाके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। और कंट्रोल-S से आपके पास शॉर्टकट होता है, कंट्रोल-S दबाना होता है, और यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है, जो भी शॉर्टकट होते हैं ना आपको राइट साइड में दिख जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेव हो गया तो सेव का उसने शॉर्टकट जो है वो राइट साइड में उसके दिख रहा है, कंट्रोल+S दबाना होता है आपको इसको सेव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेनू में आपको जो ऑप्शंस आप यूज़ करेंगे उसका शॉर्टकट अगर आपको यूज़ करने हैं तो वो भी आपको शो करता है। ठीक है, तो मैंने मार्जिन 5 दे दिया है, देखते हैं कि ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अभी आपको जो यूज़र्स है ये 5 यूनिट, इसको सब डायरेक्शन से 5 यूनिट मिल चुका है। तो अभी ये वहाँ से टॉप से सरक के पूरा एकदम थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका बूटस्ट्रैप जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, हमने मार्जिन दिया था और मार्जिन उसको अप्लाई हो चुका है सब डायरेक्शन में। तो अभी हम अपना जो बूटस्ट्रैप का सेटअप है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि रिएक्ट के अंदर हम क्लास नेम यूज़ करते हैं, क्लास यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट एंड HTML में कुछ चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो क्लास की जगह हम क्लास नेम लिखते हैं रिएक्ट में। तो जो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे मेरा ये index.html फाइल है, ये index.html फाइल है सिंस, तो यहाँ पर जो बॉडी के अंदर div टैग है उसमें हम क्लास लिखते थे, क्लास इक्वल टू, और क्लास अपना जो भी नाम होता था क्लास का वो हम मेंशन करते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप रिएक्ट में आपको पता है कि आप कोई भी HTML को किससे रिटर्न करते हैं, फंक्शन से। तो यहाँ पर एक फंक्शन है
ऐप नाम का, उससे रिटर्न कर रहे हैं HTML को। तो यहाँ पर जो div है, यहाँ पर ये क्लास नहीं लिखा हमने, क्लास नेम लिखा, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। आपको रिएक्ट के अंदर क्लास नेम यूज़ करना है, क्लास यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आईडी के लिए आईडी यूज़ करते हैं, HTML में भी आईडी यूज़ करते हैं, रिएक्ट में भी आईडी यूज़ करते हैं। एंड थर्ड जो चीज़ है वो फोर, जो हम HTML में 4 यूज़ करते हैं वो यहाँ पर HTML में, रिएक्ट में सॉरी HTML 4 यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वो वाले 4 की बात नहीं कर रहा हूँ जो जावास्क्रिप्ट में फोर लूप होता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। तो ये 4 होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर index.html फाइल में div के अंदर एक लेबल में 4 लिखा है यूज़र नेम। तो हमें बता रहे हैं कि, और नीचे उसका div में इनपुट दे रखा है, तो हम ये बताते हैं कि लेबल जो है, ये लेबल यूज़र नेम, और उसके राइट साइड में उसका जो इनपुट दिखेगा, तो यूज़र नेम जो लेबल है वो किसके लिए है, यूज़र नेम फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये 4 एक एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लेबल, ये जो भी हम HTML के एलिमेंट लिखते हैं ऐसे करके जो भी लिखते हैं, क्लास एक एट्रीब्यूट हो गया, 4 एक एट्रीब्यूट हो गया, स्टाइल एक एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये सब एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो ऐसे 4 जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम रिएक्ट में HTML4 से लिखते हैं। जिस तरीके से क्लास नेम चेंज हो गया, उसी तरीके से 4 भी HTML4 में चेंज हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है लाइन नंबर 8 में रिएक्ट में HTML4। तो ये 4 जो HTML में था वो अब यहाँ पर रिएक्ट में HTML4 हो चुका है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है कि HTML के अंदर जो भी हम कस्टम स्टाइल देते थे, मतलब अपने HTML के अंदर ही हम स्टाइल दे पाते थे, जैसे कि ये div एलिमेंट को हो गया, तो यहाँ पर ही अब हमको इस div एलिमेंट को स्टाइल देना है। तो वैसे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल टू। तो अगर HTML में दे रहे होते तो यहाँ पर देखिए स्टाइल इक्वल टू, और यहाँ पर स्ट्रिंग डालते, और स्ट्रिंग के अंदर सारी जो भी अपने को स्टाइल होती दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर 15 पिक्सल, ये सब, ठीक है। तो ये सब अपन एक डबल कोट में मेंशन कर देते हैं जो भी अपने को स्टाइलें देनी है। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर हम रिएक्ट में करेंगे तो रिएक्ट में अपने को डबल कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू अपन पहला कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर आपस से दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, एंड उसके अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें और इसमें लिखने में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है HTML में जो यूज़ हो रहा था, टेक्स्ट हाइफन अलाइन लिखा हुआ था प्रॉपर्टी का नाम, और उसकी वैल्यू थी सेंटर, मतलब कि बोले थे कि टेक्स्ट जो अलाइन है उसको सेंटर कर दो। तो उसी चीज़ को हम रिएक्ट में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम रिएक्ट में हाइफन यूज़ नहीं करते हैं। जब भी हम कस्टम स्टाइल दे रहे होते हैं अपने फंक्शन के अंदर, अगर HTML में जब स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो हाइफन यूज़ नहीं करते हैं, हम कैपिटल कर देते हैं सेकेंड वर्ड को। तो दोनों वर्ड को index.html में कैसे सेपरेट कर रखा है स्टाइल के अंदर, हाइफन से, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी देखिए, बैकग्राउंड कलर भी हाइफन से सेपरेटेड है, ठीक है। तो HTML फाइल्स में हम हाइफन से सेपरेट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, लेकिन जो हम रिएक्ट में जब भी कोई स्टाइल दे रहे होते हैं कस्टम स्टाइल, तो उसको हम हाइफन से सेपरेट नहीं करते हैं दो अलग अलग वर्ड को। हम जो सेकेंड वर्ड होता है, नेक्स्ट वर्ड जो भी होता है, उसको हम कैपिटल, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रख देते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट अलाइन में हाइफन था, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन में कोई हाइफन नहीं आएगा। जो यहाँ पर सेकंड वर्ड जो ये अलाइन है उसमें ए कैपिटल में हो जाएगा। उसी प्रकार से बैकग्राउंड एंड कलर दो वर्ड है, तो बैकग्राउंड पहला वर्ड हो गया, कलर दूसरा हो गया। तो कलर का जो सी है फर्स्ट लेटर वो रिएक्ट में कैपिटल में आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर देखिए आप यहाँ पे सी कैपिटल में आ गया। साथ ही साथ जो इनकी वैल्यूज होती है, टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू सेंटर थी, तो यहाँ पर तो नॉर्मली हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हम उसको डबल कोट में लिखते हैं हर चीज़ को, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन जो भी वैल्यूज होती है वो सब की सब डबल कोट में जाती है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या इसको हम बहुत कम यूज़ करेंगे ऐसे स्टाइल को, कस्टम स्टाइल्स को। बस ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस होता है रिएक्ट और HTML में जब हम काम कर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो क्लास की जगह क्लास नेम लिखते हैं, आईडी रहता है, 4 की जगह HTML4 लिखते हैं, और स्टाइल में जब डबल कोट होता है वो यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट में आ जाता है। तो इसीलिए जो हमने अपने अभी यहाँ पर जो हमने div को क्लास नेम दिया था, ये यूज़र स्पेस में क्लास नेम लिखा था हमने क्लास के बजाय, क्योंकि हम रिएक्ट में क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू में हमने क्या दिया था, मार्जिन 5 दिया। तो ये बूटस्ट्रैप की हम शॉर्टकट क्लास यूज़ करेंगे आपसे, क्योंकि अपना बूटस्ट्रैप का सेटअप हमने कर दिया अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आगे से अपने को खुद की स्टाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, index.css या कोई CSS फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें अपने को कस्टम स्टाइल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की जो शॉर्टकट क्लासें हैं, इससे अपना समय भी बचेगा और अपने को कोड भी ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा।
तो उसी के साथ बूटस्ट्रैप का जो है वो कंप्लीट होता है। एंड अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेव बार्स में, ठीक है। तो नेव बार में क्या होता है कि बूटस्ट्रैप के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, तो उसमें नेव बार के भी टेम्पलेट होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे नेव बार का मतलब हो गया, ये हो गया कि आपको जो टॉप में किसी भी वेबसाइट में आपको दिखता है ना मेनू ऑप्शंस, ये नेव बार बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेव बार का सेटअप भी करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेव बार जो है उसको हम अपने हर एक पेज के अंदर यूज़ करेंगे। हम उसको अपने यूज़र्स पेज में भी यूज़ करेंगे, हम उसको अपने ऐड यूज़र में भी यूज़ करेंगे, हम उसको एडिट यूज़र पेज में भी यूज़ करेंगे। नेव बार तो सब पेज में दिखेगा। तो ये ऐसी कॉमन चीज़ हो गई नेव बार जो सारे पेज में रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेव बार के लिए कॉमन सी एक फाइल बना देंगे जिसमें उसका सारा कोड रहेगा, और जहाँ पर भी हमको यूज़ करना है नेव बार को, सिंपली उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे कि अपने को बार बार सारा कोड सब जगह लिखना नहीं पड़ेगा। हर एक पेज में जाके 20-20 लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो 20 लाइन का कोड बस एक ही फाइल में रहेगा, नेव बार फाइल में। नेव बार को सिंपली हम इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोड यूज़ होना चालू हो जाएगा अपने बाकी पेजेस में, ठीक है। तो नेव बार के सेटअप के लिए अपने को नेव बार .js फाइल क्रिएट करेंगे। नेव बार .js में हम अपना नेव बार का कंपोनेंट है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको मैं दोनों को क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनल को थोड़ा हाइड कर देता हूँ, Ctrl+J दबा के टर्मिनल को हाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर सिंस नेव बार भी एक क्रिएट का कंपोनेंट है, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो भी अपने इसमें कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट फोल्डर को मैं सेलेक्ट करूँगा, उस पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल, न्यू फाइल का नाम देंगे हम नेव बार, ठीक है। नेव बार डॉट जावास्क्रिप्ट से एंड करेंगे इसको, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का फाइल रहेगा। इसके अंदर हम बेसिक अपना कंपोनेंट क्रिएट करेंगे क्रिएट का, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे RAFC एंटर, एंड अपना ये बेसिक जो क्रिएट का कंपोनेंट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसको सेव करता हूँ मैं, एंड अभी इसको डायरेक्टली हम देखते हैं, इसको यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। अब अपने को ये यूज़ करना है, तो हम जाएंगे अपने app.js में। app.js में यहाँ पर हमने सब बता रखा है कि कौन कौन से राउट के लिए कौन कौन सा ये पेज यूज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे टॉप में राउट्स के ऊपर, क्योंकि राउट्स के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि नेव बार एक राउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी के जो पेज हैं वो हर एक URL से डिफाइन होंगे, लेकिन नेव बार कोई ऐसे URL से डिफाइन नहीं होगा। नेव बार तो हर एक पेज में यूज़ होगा, तो नेव बार को हम राउट के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो एक पेज नहीं है, ठीक है। वो तो एक पार्ट है पेज का, पेज के अंदर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको राउट्स के अंदर नहीं डालेंगे, उसको बाहर डालेंगे राउट से, ठीक है। तो राउट से अगर मैं बाहर लिखता हूँ उसको, तो यहाँ पर राउट्स के जस्ट ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि सबसे टॉप में दिखाना है, ठीक है। इसीलिए उसको राउट्स के ऊपर रखेंगे, क्योंकि नेव बार जो है अगर हम सबसे लास्ट में डालेंगे तो सबसे फिर लास्ट में दिखने लग जाएगा, वो पेज के नीचे दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर नेव बार लिखेंगे, नेव बार का N कैपिटल में है, नेव बार। तो जैसे मैंने नेव बार लिखा, मेरे को यहाँ सजेशन आ गया कि क्या आप नेव बार जो है यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स फोल्डर में अपने नेव बार बना रखा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली अपना नेव बार इंपोर्ट हो जाएगा। एंड अभी इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपको एक यहाँ पर रेड में एरर्स होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी फंक्शन से रिटर्न करा रहे होते हैं HTML का कोड, ठीक है, तो जब भी आप ऐसे करा रहे हैं, तो अगर आपके इसमें सेम लेवल पे अगर दो कंपोनेंट आ रहे हैं तो आपको ये एरर्स होने लग जाएगा। सबसे टॉप में जो है आप देखेंगे, जैसे रिटर्न कर रहे हैं, एक तो नेव बार है और नेव बार के साथ साथ राउट्स ये है टॉप में। ये जो बाकी के राउट कंपोनेंट है लाइन नंबर 12, 13, 14 ये टॉप पे नहीं है, ठीक है। टॉप पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो किसी और कंपोनेंट के अंदर आ रही है, तो राउट्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो राउट एक बाहरी कंपोनेंट हो गया, एंड नेव बार भी बाहरी कंपोनेंट हो गया। मतलब रिटर्न से जो दो कंपोनेंट है जो सबसे ऊपर आते हैं, नेव बार एंड राउट्स, ठीक है, ये दोनों। तो ये दोनों एक साथ रिटर्न, एक साथ मतलब कि इनको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, इनको हमें किसी एक पेरेंट बनाना पड़ेगा इनका, इन दोनों को किसी चीज़ के अंदर डालना पड़ेगा।
रिटर्न करते समय, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो ये हर बार ये प्रॉब्लम आएगा जब भी आप रिटर्न में दो चीज़ें लिखेंगे, दो चीज़ें मतलब सेम लेवल पे आ रही होगी। देखिए आप ये जो नेव बार एंड राउट्स दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं, इसीलिए एरर आ रहा है। तो जब भी आप के साथ ऐसा होगा तो हमेशा आपको ये एरर मिलेगा। तो ये बोल रहा है JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, तो अपने को एक पेरेंट एलिमेंट बनाना पड़ेगा, इन दोनों को उसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरेंट एलिमेंट आप क्या बना सकते हैं, तो एक तो आप इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, डिव के अंदर डाल सकते हैं। तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। या तो आप यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर आप इसको कॉपी करेंगे, पूरे को कॉपी कर दीजिए और डिव के अंदर इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसको, मैं इसको यहाँ पर डिव के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। मैं अभी इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। आप देखिए सभी सेम लेवल पे दिख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि डिव के अंदर एक्चुअली में नेव बार एंड राउट है, ठीक है। सेम लेवल पे नहीं है, डिव नेव बार राउट्स तीनों सेम लेवल पे नहीं है। सिर्फ जो डिव है वो सबसे बाहर के लेवल पे है, ठीक है, सबसे ऊपर वो है, उसके अंदर एक्चुअली में नेव बार एंड राउट्स है। क्यों है, क्योंकि डिव जो है वो यहाँ क्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब डिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 10 से 17 पे वो खत्म हो रहा है। दैट मीन्स कि नेव बार एंड राउट्स उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, वो उसके पार्ट हो गए, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या रह गया, डिव। तो इस तरीके से आपको एक कॉमन चीज़ बनाना पड़ेगा, दो चीज़ें आप एक साथ बाहर नहीं रख सकते, है ना। अभी ये डिव है, अभी ये फॉर एग्जांपल एक और डिव होता है यहाँ पर, तो अभी भी एरर देता है, क्योंकि अभी आप देखिए एक तो ये डिव है ये वाला, और एक डिव है, दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं। तो दो चीज़ें सेम लेवल पे नहीं आ सकती है रिटर्न करते समय, ठीक है। टॉप लेवल पे नहीं रह सकती है, एक ही चीज़ टॉप लेवल पे रह सकती है। अभी इसको मैं मिटाऊंगा, अभी जो अपना डिव है यही टॉप लेवल पे है, जिससे इसके अंदर बाकी चीज़ें आ रही है। तो ये ऐसा आप लिखेंगे तभी आपका ये एरर नहीं देगा, ठीक है। तो अभी राइट क्लिक, अभी क्या फॉर्मेटिंग सही नहीं है, क्योंकि नेव बार और राउट्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है, डिव के अंदर। तो ये थोड़ा स्पेस देना चाहिए अपने को, ताकि दिखे कि हाँ भाई जो नेव बार एंड राउट्स हैं वो डिव के अंदर मौजूद है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको ये सेम चीज़ अगर ऑटोमेटिकली स्पेस देना है अच्छे से, तो आप राइट क्लिक कीजिए एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका ये फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अभी डिव के अंदर ये स्पेसेस आ चुके हैं नेव बार एंड राउट्स को, और अभी पता चल रहा है कि हाँ भाई ये डिव के अंदर अपना नेव बार मौजूद है एंड राउट्स मौजूद है, एंड राउट्स के अंदर भी ये बाकी के 3 राउट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये सही तरीका रहता है जिससे आप ऑटोमेटिकली देख पाते हैं कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है, ठीक है। यार राउट जो है राउट्स के अंदर है, एंड राउट्स एंड नेव बार दोनों किसके अंदर है, डिव के अंदर। तो डिव सबसे टॉप का चीज़ हो गया जो रिटर्न हो रहा है इस ऐप से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा एरर आया आपको तो एक कॉमन चीज़ के अंदर आपको डालना रहेगा, ऐसे डिव बना दीजिएगा, ठीक है। और उस तरीके से आप इसको सेव कीजिए अभी, ठीक है। तो अभी हमने नेव बार डिव के अंदर नेव बार लगा दिया, सबसे डिव के अंदर जो है नेव बार रहेगा, फिर बाद में आपके राउट रहेंगे। तो जो भी आप राउट डालेंगे उसके हिसाब से आपको पेज दिखेगा, लेकिन नेव बार तो सब में दिखेगा। टॉप में हमने नेव बार लगा रखा है, नेव बार तो हर पेज में दिखेगा, लेकिन जो भी URL आप डालोगे उसके हिसाब से आपको यूज़र्स, अगर आप लोकलहोस्ट 3000 रहेगा तो यूज़र्स दिखेगा, अगर /add यूज़र डालेंगे तो ऐड यूज़र दिखेगा, /edit यूज़र रखेंगे तो एडिट यूज़र दिखेगा, ठीक है। तब इसको सेव कर दिया है, ब्राउज़र में चल के इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देखिए नेव बार अब आपको टॉप में दिख रहा है। उसके बाद जो लोकलहोस्ट 3000 है तो उसके लिए कौन सा पेज दिखाना है, यूज़र स्पेस। तो यूज़र स्पेस में यूज़र्स लिखा है तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी अपना नेव बार जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया है अभी वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये और डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमने, यहाँ पर तो वो फंक्शन था लेकिन यहाँ पर उसको हमने इस तरीके से यूज़ किया, ठीक है। इस तरीके से हमने कैसे यूज़ किया, क्योंकि अगर कोई, हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि जब हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर नेव बार फंक्शन है, जब इसको क्रिएट किया तो कोई भी फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं नेव बार। जैसे ये फंक्शन बनाया तो इसका नाम हो गया, और उसको अगर कुछ पैरामीटर पास हो रहे तो पैरामीटर पास कर देते हैं। तो जब इसको कॉल करना होता है फंक्शन को तो हम इस तरीके से उसको कॉल करते हैं। ये तो फंक्शन का बनाने का तरीका हो गया, लेकिन ये तभी चलेगा जब इसको कॉल करेंगे। तो जब इसको कॉल ऐसे करते हैं तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। लेकिन हमारे रिएक्ट में ये फंक्शन है, 2 तरीके से काम कर सकता है। ये इस तरीके से फंक्शन से भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन सिंस हम इससे HTML और CSS जैसे कोड रिटर्न करा रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से HTML के तरीके से लिख सकते हैं। तो HTML के तरीके से लिखने का क्या मतलब है, अगर हम HTML की स्लाइड्स में जाएंगे जो हमने वेब डेवलपमेंट में पढ़ा था,
अगर मैं HTML के अंदर जाता हूँ तो HTML में आप देखेंगे कि हमने बताया था कि कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका एक ओपनिंग टैग होता है, फिर कंटेंट आता है उसके अंदर, और फिर वो क्लोजिंग टैग आता है। ठीक है, तो यहाँ से टैग से पता चलता है कि कौन सा टैग है। P, H1, H2 यहाँ पे डिफरेंट टैग्स होते हैं, तो हम मेंशन करते हैं। फिर अपना कंटेंट डालते हैं जो अपने को, ये वही कंटेंट है जो अपने को एक्चुअली में डिस्प्ले होता है वेबसाइट में। ठीक है, एंड फिर अपने टैग को क्लोज करते हैं। तो जो भी टैग आप यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे आपको ये कंटेंट है वो चेंज होकर दिखता है। अगर आप H1 यूज़ करेंगे तो ये बहुत बड़ा दिखेगा आपको, दिस इज ए पैराग्राफ कंटेंट लिखा हुआ। अगर आप P यूज़ करेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से आपको वेबसाइट में दिखेगा। तो टैग से भी पता चल, ये टैग क्या करता है उसको डिफरेंट तरीके से दिखा देता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा था तो हम जो है रिएक्ट के जो कंपोनेंट है उसको भी ये सेम स्टाइल है लिखने का, उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी कोई अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे रिएक्ट का तो उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस नेव बार को लिखना होता तो हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। एक ओपनिंग टैग आएगा पहले, तो ओपनिंग टैग बनाते हैं नेव बार, नाम लिखिए अपना कंपोनेंट का क्या नाम है, नेव बार, क्लोज कीजिए एंड। तो इस तरीके से आपका ओपनिंग टैग हो गया नेव बार एंड आपका क्लोजिंग टैग हो गया नेव बार। ठीक है, और कंटेंट यहाँ पर जाएगा। सिंस अभी अपना इनका कुछ हम ऐसे कंटेंट वंटेंट यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, इनका कोई कंटेंट नहीं होता, मतलब इनके अंदर हम कुछ ऐसे डालते नहीं है। जो भी होता है ऑटोमेटिकली वो फंक्शन के अंदर से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेव बार के अंदर ही खुद ही हम बता रहे हैं कि हमको इससे क्या डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख रहे हैं ABCD। ठीक है, और यहाँ पर नेव बार में आपने रिटर्न किया ऐसे हेलो, ये नेव बार रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो नहीं है, नेव बार है, यहाँ पे नेव बार रिटर्न कर रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि क्या रिटर्न करना है, ABCD रिटर्न करना है, क्योंकि HTML के तरीके से तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आता है तो जो कंटेंट होता है वो रिटर्न होता है आपको, वही डिस्प्ले होता है आपको वेबसाइट में। लेकिन जो आपका रिएक्ट कंपोनेंट है उसमें तो आप जो रिटर्न में लिखते हैं वो आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, ठीक है, तो HTML के केस में आप यहाँ लिखते हैं, लेकिन रिएक्ट के केस में आपके जो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इसको खाली रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो फंक्शन होता है, तो फंक्शन से रिटर्न होगा, वो चीज़ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे आपको अलग से मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेव बार में मेंशन कर रखा है आपने कि उससे क्या आपको कंटेंट दिखाना है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ कंटेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको आपका जो कंटेंट है रिएक्ट कंपोनेंट को आप इस तरीके से बनाएंगे HTML के तरीके से, तो कंटेंट खाली रहेगा, उसका कंटेंट कुछ रहेगा नहीं। तो हमने ये डिस्कस किया था उसमें कि हमने HTML की जो स्लाइड्स थी उसमें डिस्कस भी किया था कि अगर किसी एलिमेंट का कोई कंटेंट नहीं है, जैसे अगर यहाँ पर कंटेंट किसी का खाली है तो उसको हम ऐसे ऑटो क्लोज कर सकते हैं। हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने चालू किया ओपनिंग टैग और उसी में क्लोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि कंटेंट है ही नहीं तो हम फालतू में ऐसे क्यों बनाएंगे। जब यहाँ पर कुछ कंटेंट ही नहीं है तो हम ओपन कर रहे हैं फिर उसको वापस से न्यू बार लेके क्लोज कर रहे हैं, तो ये अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बार के अंदर हमने कुछ कंटेंट नहीं है, क्योंकि न्यू बार खुद ही अपने को फंक्शन है जो कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हमने इसको ऑटो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, क्योंकि ये इनका खुद का कंटेंट नहीं होता है, ये अपने आप में ही क्लोज हो जाते हैं। जो आपको इमेज टैग होता है वो खुद में क्लोज होता है, इनपुट टैग होता है वो खुद में क्लोज होता है। जैसे ही HR एंड BR भी होते हैं जो खुद में क्लोज हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आपको जो ये आपके रिएक्ट के जो कंपोनेंट है, ठीक है, आप फंक्शन के तरीके से उनको क्रिएट करोगे, लेकिन आप उसको यूज़ किसके तरीके से करोगे, HTML के तरीके से। HTML में भी आप किस तरीके से यूज़ करोगे, ऑटो क्लोज के तरीके से। ऐसे HTML के तरीके से आप ऐसे लिखोगे एंड उसको ऐसे क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप HTML दिख रहा है, लेकिन असली में जब फाइल में जाएंगे तो आपको फंक्शन दिखेगा और फंक्शन में जो लिखा होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है। आपने लिखा HTML होता है यहाँ पर, लेकिन असली में वो फंक्शन होता है। ठीक है, और फंक्शन से जो उसका रिटर्न में जो भी लिखा होता है वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या दिखेगा, जब आपने यहाँ न्यू बार लिखा तो न्यू बार में जो रिटर्न हो रहा है फाइनली ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगी। न्यू बार के से जो रिटर्न हो रहा था, रिटर्न क्या हो रहा था, ये चीज़ डिव न्यू बार।
तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा, है ना। तो ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि हमने जो डिव नेम बार इस चीज़ को है हमने एक सेपरेट फाइल में डाल दिया और उसको एक फंक्शन से रिटर्न कराना है, ठीक है। और उसको जब यहाँ पर अपने को एक्चुअली में यूज़ करना है तो हम उसको जो ये है HTML के तरीके से उस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये नेम बार यूज़ हो रहा है अपने पेज में। तो भी मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम जो भी फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे उसको किस तरीके से अपने को यूज़ करना है अपने रिएक्ट में, ठीक है। जब उसको एक्चुअली में कॉल करेंगे तो अपन उसको HTML के एलिमेंट के जैसे बनाकर ही कॉल करेंगे। इस तरीके से ये बनाया हमने, इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी जो वैल्यू बनेगी वो ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे तो ये चीज़ ऐसे यहाँ से उठ के यहाँ चली जाएगी, ठीक है। और वही चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है। तो भी हमने ये लिखा है ऐप के अंदर डिव में नेव बार राउट्स ये लिखे हैं। तो नेव बार से क्या आ रहा है अपने को, नेव बार से ये आ रहा है, तो ये यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पर डाल देते हैं, तो यहाँ से नेव बार आ रहा है। एंड अभी राउट्स में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा अपना जो URL यूज़ करें लोकलहोस्ट 3000 जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्लैश, उससे कौन सा पेज दिख रहा है यूज़र्स। एंड यूज़र्स पेज के अंदर क्या है, यूज़र्स पेज के अंदर सिंपली ये है डिव क्लास नेम यूज़र्स लिखा है। तो अल्टीमेटली राउट्स में भी ये वाला ये राउट यूज़ हो रहा है और इस राउट से अपने को क्या दिख रहा है, ठीक है। अपने को यूज़र्स पेज में क्या लिखा था, यूज़र्स पेज में लिखा था डिव क्लास नेम, तो ये वाली चीज़ है जो उससे रिटर्न हो रही थी। तो इसी वजह से आपको वहाँ पर क्या दिख रहा है पेज के अंदर, नेव बार दिख रहा है पहले, फिर यूज़र्स दिख रहा है, क्योंकि जो वो नेव बार कंपोनेंट था वो ये रिटर्न करा रहा था नेव बार, एंड जो आपके यूज़र्स पेज था वो ये आपको ये दे रहा था। तो इस वजह से पहले नेव बार दिख रहा है, डिव के अंदर एक डिव आ रहा है नेव बार, उसके अंदर आपके ये आ रहा है डिव क्लास नेम यूज़र जो आप यूज़र्स कंपोनेंट से रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। वापस मैं Ctrl+Z कर देता हूँ और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको ये सेम चीज़ आप इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो भी आपको अगर इसका कोड देखना है तो यहाँ पर आपको कोड भी देख सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पर कंसोल की जगह आप इंस्पेक्टर में जाएंगे। इंस्पेक्टर में ये डिव ID करके रूट करके होता है, इसको ओपन कीजिए। इसमें वापस से डिव मिलेगा आपको, इस डिव को ओपन कीजिए एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं ये पहला डिव जो आ रहा था नेव बार, एंड दूसरा डिव क्लास M5 यूज़र्स, जो मैंने अभी आपको कन्वर्ट करके बताया था वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो रिएक्ट के जो आपने लिखे होते हैं फंक्शन बनाए होते हैं उससे जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न हो जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। तो ये पहली जो चीज़ है वो आ रही नेव बार फाइल से आ रही है, दूसरी जो चीज़ आ रही है वो यूज़र्स फाइल से आ रही है, ठीक है। तो दोनों शो हो रही है बस, और सिर्फ यूज़र्स को शो हो रही है, बाकी ऐड यूज़र एडिट यूज़र क्यों शो नहीं हो रही है, क्योंकि अपना URL हमने लोकलहोस्ट 3000 रखा है और हमने बोला है कि 3000 के लिए यूज़र्स फाइल यूज़ होनी चाहिए। और हमने किस तरीके से बोला है, हमने उसके लिए अपने रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ किया है और उसमें हमने बता दिया कि राउट यूज़ करने हैं और अगर ये URL डाला है लोकलहोस्ट 3000 तो ये फाइल यूज़ करो, बाकी दो को यूज़ मत करो, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही चीज़ यूज़ होगी, राउट्स के अंदर एक टाइम पे एक ही राउट यूज़ होगा, ठीक है। जो भी URL डालेंगे उसी का फाइल यूज़ होगा। अगर ये फाइल यूज़ हो गया तो बाकी के दो फाइल यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में जब आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ही दिखेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर यूज़र्स दिख रहा है बस, ठीक है। बाकी का एड यूज़र एडिट यूज़र का नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपना जो पाथ है वो भी अपने लोकलहोस्ट 3000 है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे स्लैश ऐड यूज़र डालता हूँ, अभी ऐड यूज़र में देखिएगा कि अब नेव बार ऐड यूज़र आ रहा है, ठीक है। तो बाकी के दो अभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। ऐड यूज़र ही दिख रहा है अब, नेव बार के आगे नीचे ऐड यूज़र दिख रहा है। दैट मीन्स कि अभी यूज़र्स का भी नहीं दिख रहा है और एडिट यूज़र का भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हमने नेव बार अपना फाइल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और उसके अंदर हमने बेसिक टेस्ट कर लिया है कि ये फाइल काम कर रहा है। तो ये फाइल को टेस्ट करने का तरीका होता है, हम एक डमी बस शुरू में RFC डाल के नॉर्मल डमी कंपोनेंट बनाते हैं एंड उसको यूज़ करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, फिर चेक करते हैं कि वो अपने को डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिस्प्ले हो रहा है दैट मीन्स कि अपना जो फाइल है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रहा है और यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पर आपने ऐसे लोकलहोस्ट /3000/ऐड यूज़र डाला और यहाँ पर ऐड यूज़र आपको शो नहीं हुआ, दैट मीन्स कि आपके फाइल सही से इंपोर्ट नहीं हुआ या फाइल में कुछ गड़बड़ हो गया है ना।
तो अभी यहाँ पर जो बेसिक नेव बार दिख रहा है, अभी हम इसको प्रॉपर जो नेव बार होता है उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जो कुछ इस टाइप के जो नेव बार्स हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ अपने को एक टेक्स्ट दिख रहा है नेव बार लिखा हुआ, लेकिन उसको प्रॉपरली ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं, उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमने फाइल क्रिएट कर ली नेवबार.js, नेवबार को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, और हमने उसको एक कॉमन में डाल दिया है, डिव एलिमेंट में डाल दिया है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है एक्चुअली में ये करने का, या तो आप डिव एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को कॉमन में डालने का, क्योंकि एरर आ रहा था तो एरर को सोल्व करने के लिए हमने ये किया था। दूसरा तरीका ये कि आप कोई भी टैग यूज़ मत कीजिए, सिंपली ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा ये। और इसको चालू किया कोई बिना टैग के, कोई यहाँ पे h1 h2 div कुछ नहीं है, और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, ये वो एलिमेंट हो गया जिसमें कोई भी टैग नहीं है। ठीक है, ये खाली वाला हो गया। ठीक है, इसको एम्प्टी बोल सकते हैं, एम्प्टी टैग। ठीक है, तो एम्प्टी टैग में क्या है, कोई भी टैग यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपली आपने इसको ऐसे ओपन किया, आपका जो कोड है उसके अंदर डाला एंड उसको क्लोज कर दिया। लेकिन क्लोज करना ज़रूरी है ओपन कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ वो एरर देगा। अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो आप देखिए कि एरर आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज भी करना है, इसको सेव कर देते हैं। अभी भी आपका एप्लीकेशन सही से रन करेगा। ठीक है, ये भी नया बार नया यूज़र दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मेटिंग भी कर लिया है, हमने सब पेजेस को देख लिया। दिस इज कोर्स, तो यहाँ पर नेव बार टॉप में आपको इसलिए दिख रहा था क्योंकि हमने नेव बार को ऊपर रखा था यहाँ पर। अभी मैं इसको हटा के अगर यहाँ से मैं इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, इसको राउट्स के नीचे डालता हूँ, तभी देखिएगा कि पहले आपको कोई पर्टिकुलर पेज दिखेगा, या तो यूज़र्स लिखा हुआ दिखेगा, या ऐड यूज़र या एडिट यूज़र, उसके बाद आपको नेव बार लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पोजीशन चेंज कर दिया। तो रिएक्ट में जब भी आप कुछ ऐसे लिखते हैं तो वो पोजीशनिंग के हिसाब से काम करता है आपके पेज में। डिस्प्ले जहाँ पे आप जिस पोजीशन पे डालते हो उस पोजीशन के हिसाब से आपको दिखता है। आप सेम चीज़ HTML में भी आपने देखा होगा कि HTML के अंदर भी आपके पास h1 h2 ये p में कुछ लिखा है, तो अगर पहले h1 लिखा है तो पहले h1 की चीज़ आपको दिखेगी, डिस्प्ले होगी। उसके बाद p लिखा है तो फिर p दिखेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से रिएक्ट में भी सेम ऐसे कंपोनेंट काम करते हैं। जो कंपोनेंट पहले लिखा होता है उसका पहले रिजल्ट दिखता है पेज में, और जो कंपोनेंट उसके बाद लिखा होता है उसका बाद में दिखता है। तो मैंने नेव बार लास्ट में डाल दिया, राउट्स पहले आ रहा है, तभी अपने को ऐड यूज़र पहले लिखा हुआ दिख रहा है, नेव बार बाद में आ रहा है। ठीक है, तो पोजीशन भी मैटर करती है। मैं वापस से इसको टॉप में रख देता हूँ। तो सिंस हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप को सेटअप कर रखा है, तो हम वहाँ से नेव बार का जो टेम्पलेट है उसको नेट से उठाएंगे एंड अपने यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे इस लिंक पे, ये मैंने लिंक मेंशन किया है, इस लिंक पे आपको जाना है और वहाँ से नेव बार का जो कोड है वो आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना रहेगा आपके कोड में। तो मैंने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखिए कि W3 स्कूल वेबसाइट में नेव बार सेलेक्टेड है। यहाँ पर डिफरेंट नेव बार्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक ब्लू का हो गया, एक ब्लैक में हो गया। तो इसमें से अपने को कौन सा वाला कॉपी करना है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो जिसमें आपको ऐसे नेव बार एक्सपांड SM नेव बार डार्क BG डार्क लिखा होगा, मतलब डार्क कलर का नेव बार आपको उठाना है जिसका बैकग्राउंड भी डार्क हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे नेव बार एक्सपांड SM BG, ये तो BG लाइट है, अपने को तो BG डार्क चाहिए। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये भी नेव बार लाइट है, इसमें भी जो है नेव बार लाइट यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला नेव बार एक्सपांड SM BG डार्क नेव बार डार्क, तो ये वाला। और भी थोड़ा नीचे जाइए अगर हम तो उस टाइप के आपको दो हैं, एक तो ये था नेव बार BG डार्क नेव बार डार्क, लेकिन हमको जो यूज़ करना है उसमें अपने को यहाँ पे मेनू ऑप्शन दिखने चाहिए और यहाँ पर सर्च का आइकन दिखना चाहिए। तो अगर हम ये यूज़ करेंगे तो अपने को सिर्फ ऐसे दिखेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वो चीज़ है जो अपने को कॉपी करनी है, सॉरी ये वाला। ठीक है, जिसमें अपने को इधर कुछ ऐसे लोगो लिखा हुआ आएगा जिसमें 3 लिंक ऐसे दिख रहे हैं और राइट साइड में उसके सर्च बार होगा। ठीक है, तो ये वो कोड है जो आपको कॉपी करना है।
ठीक है। तो इसके नीचे का जो कोड लिखा है इसी का ये नेवार ये ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। नेवार फॉर्म्स एंड बटन्स में जाएंगे आप एंड ये वाला कोड है, ये कॉपी करेंगे आप, इससे आपको इस टाइप का दिखने लग जाएगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को पूरा, यहाँ से कॉपी करना चालू करता हूँ और लास्ट तक कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल सी करूँगा या कॉपी करूँगा, ठीक है। एंड इसको हम अपनी फाइल में जाएंगे, नेवार फाइल में। नेवार फाइल में अब हम इसको मिटा देंगे एंड इसकी जगह पे वो अपन पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। कंट्रोल वी करेंगे और पेस्ट हो गया, ठीक है। अभी राइट क्लिक कीजिए, अभी क्योंकि फॉर्मेटिंग सही नहीं है, स्पेसिंग सही नहीं आ रखा है, तो राइट क्लिक किया मैंने, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंड अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी इसलिए कुछ नहीं हुआ है क्योंकि अभी अपनी फाइल में एरर आ रखा है, तो जब तक एरर रहेगा तब तक ये फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो एरर इसलिए आ रहा है कि जब हम ये नेवार कॉपी किया वहाँ से, तो उसमें थोड़ा एक मिस्टेक है। उसमें ये मिस्टेक है कि जो ये यहाँ पर आप देखेंगे इस लाइन में कुछ रेड कलर में दिख रहा है 24, तो ये जो इनपुट है इन्होंने, ये इनपुट को इन्होंने क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पर क्लोज करना है अपने को। तो कॉपी करने के बाद आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसमें nevar.js फाइल में। तो यहाँ पे स्पेस देके इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो इनपुट और ये सब टैग होते हैं ये ऑटो क्लोज होते हैं, ठीक है। आप देखिए इनपुट जो है चालू हो रहा है तो वो खुद में बंद हो रहा है, तो आपको ऐसे स्लैश लगाना होता है, फॉरवर्ड स्लैश, और उसको बंद करना होता है, जो कि उस वेबसाइट में उन्होंने नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ये काम नहीं करेगा। तो पहला चेंज तो अभी आपने ये स्लैश लगाया, तो अभी देखिए अभी आपका ये एरर चला जा चुका है, अभी कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको एक बार राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कीजिए, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अच्छे से स्पेसिंग दे देगा सब एलिमेंट्स को। तो इस पर क्लिक किया, अभी देखिए अभी सही से अलाइन हो गया। नेवार के अंदर डिव है एंड डिव के अंदर ए है एंड बटन एंड ये सब अब सही से आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको अभी सेव कर दीजिए। एंड अभी हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में एंड चेक करेंगे। अभी ऑलरेडी हम अपने app.js के अंदर नेवार एंड राउट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो नेवार का अपने प्रोग्राम चेंज कर दिया है। इसका हमने जो बूटस्ट्रैप का नेवार का कोड है W3 स्कूल वेबसाइट से, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिएक्ट एप्लीकेशन में जाता हूँ, तो देखिए आप अभी आपको यहाँ पर नेवार का वो कोड आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ये नेवार ब्लैक कलर में दिख रहा है, सर्च बटन्स भी दिख रहा है एंड साथ ही लिंक के ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं इधर सही से दिखाऊंगा। तो इस तरीके से इसमें आपको बस इतना ही करना था, इस लिंक से बस ये कोड कॉपी करना था, लेकिन कोड ध्यान से कॉपी कीजिएगा, दूसरा कोड कॉपी मत कर दीजिएगा। यहाँ पर आना है आपको, नेवार चूज़ करना है जहाँ पर सर्च बटन और ये सब हो, उसको चूज़ करने के बाद आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए क्लास इक्वल टू लिखा है। जैसा कि मैंने बताया था कि रिएक्ट के अंदर हम क्लास यूज़ नहीं करेंगे, क्लास नेम यूज़ करेंगे। तो आपको ये जो भी सारी क्लासेस दिख रही है इन सब क्लास को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्लास नेम से। जहाँ जहाँ भी क्लास यूज़ हुआ है वो सब क्लास किस में कन्वर्ट करना है, क्लास नेम से, क्योंकि बताया है कि HTML में क्लास यूज़ होता है और रिएक्ट में क्लास नेम होता है। तो यहाँ पर जहाँ से आपने कोड कॉपी किया था वो HTML का था, वो नॉर्मली HTML का यूज़ हो रहा था, इसलिए वहाँ पे क्लास यूज़ हो रखा है। लेकिन हम उसको रिएक्ट में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको क्लास की जगह क्लास नेम करना रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि किस तरीके से हम अपनी फाइल के अंदर अगर कोई वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना होता है तो वो कैसे कर सकते हैं। हमको क्लास को रिप्लेस करना है क्लास नेम से। तो जो वर्ड है आप, ठीक है, आप कंट्रोल F दबाएंगे, कंट्रोल F शॉर्टकट। कंट्रोल F क्या करता है, लोकल आपकी जो फाइल जो भी ओपन कर रखी होती है उसमें आप किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल F दबाएंगे तो ये विंडो ओपन होगी। सिंस आपको रिप्लेस भी करना है तो हम इसको ओपन करेंगे, ऐसे इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो क्लास वो वर्ड है जिसको आपको रिप्लेस करना है और जिससे रिप्लेस करना है वो आप डालिए। तो आपको इसको रिप्लेस करना है क्लास नेम से, एन नेम में एन कैपिटल में रहेगा, क्लास नेम, ठीक है। तो क्लास वर्ड को रिप्लेस करना है क्लास नेम से। तो ये बताएगा कि टोटल 16 जगह पे यूज़ हो रहा है क्लास, एंड आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं क्लास नेम से। तो अगर आप इस पर क्लिक कीजिए सेकंड वाले इस आइकन पे, तो ये क्या करेगा, सारे जगह पे ऑटोमेटिकली एक ही बार में रिप्लेस कर देगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिए कि क्लास अब क्लास नेम से कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है।
तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ वापस से, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया है। तो वापस से सेव करते हैं कंट्रोल S, ठीक है। तो इससे कोई आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी कोई एरर नहीं आ रहा था, अभी भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन कंसोल में क्या है कि वार्निंग शो करता है वो, अगर आप क्लास यूज़ करते हैं क्लास नेम की जगह तो रिएक्ट में, तो अगर आपको वार्निंग मिलता है कंसोल में। तो अभी मैं यहाँ जाऊँगा तो अभी भी मेरे को अपना न्यू बार दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पर जो न्यू बार है, अभी इस न्यू बार में हम थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि ये अपने को जो बाई डिफ़ॉल्ट जो भी मिला है, यहाँ पर लोगो दिख रहा है, यहाँ पर हमको अपनी एप्लीकेशन का नाम दिखाना है, जिसका नाम है यूज़र ऐप। तो यहाँ पर लोगो की जगह यूज़र ऐप्स होना चाहिए। एंड लिंक है, तो अपने पास भी 3 लिंक है, 3 पेज हैं। तो यहाँ पर पहला पेज यूज़र्स दिखा देंगे, दूसरा पेज ऐड यूज़र यहाँ पर लिखा हुआ दिखा देंगे, एंड तीसरा एडिट यूज़र लिखा हुआ दिखा देंगे, ठीक है। जिससे कि हम यहाँ पर क्लिक करने से अपने को पेज में दूसरे पेज में जा पाएँ, तो ताकि अपने को यहाँ पे URL टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो URL ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और साथ ही पेज भी डिफरेंट लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज करने के लिए हम अपने इसी न्यू बार फाइल में सबसे पहला चेंज करते हैं लोगो। तो ये लोगो लाइन नंबर 8 पे देखिए, ये वही लोगो है जो अपने को यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है ये वही है। तो इसको आपको चेंज करना है, अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखना है। तो सिंस मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें आप पेज में डिस्प्ले हो रही होती है उनको प्रॉपरली इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। उसको ऐसे नहीं कि आप ऐसे यूज़र_ऐप ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको एप्लीकेशन का नाम प्रॉपर वहाँ पे यूज़ करना है, जो भी आप डिस्प्ले करा रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली कैपिटल U में लिखेंगे यूज़र, एंड 2 यूज़र ऐप, 2 अलग अलग वर्ड हैं तो स्पेस देके, एंड ऐप में भी कैपिटल में रखेंगे, P लिख देंगे, PP, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो आपने नाम लिखा है ये आपको शो होने लग जाएगा यूज़र ऐप में। तो अभी देखिए लोगो से ये चेंज हो गया यूज़र ऐप, ठीक है। अभी हम दूसरा चेंज करेंगे, हम अपने जो भी ये लिंक हैं इन लिंक का नाम चेंज करेंगे। पहला रखेंगे यूज़र्स, दूसरा रखेंगे, दूसरी जो लिंक है ये रही नंबर 27 पे, इसका रखेंगे ऐड यूज़र, ऐड स्पेस यूज़र। यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं जो अपने को डिस्प्ले होगी वेबसाइट में, तो उसमें हमको प्रॉपरली दिखाना है, ठीक है। वहाँ पर हम ऐसे नहीं कि दोनों के बीच में स्पेस ना दें। ऐड यूज़र, तीसरा हो गया एडिट यूज़र। अभी सेव करते हैं इसको। तीनों लिंक्स का अब नाम है वो चेंज हो चुका होगा, ऐड यूज़र्स, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अब इनका जो ये तीनों क्या है, यूज़र्स, ऐड यूज़र, एडिट यूज़र, तीनों एंकर टैग में है, ए टैग में है। और ए टैग क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो जब ए टैग क्या करता है, जब भी आप यूज़र्स पे क्लिक करोगे वेबसाइट में तो वो जो भी आपने ए के अंदर लिखा होगा उस जगह पे वो चला जाएगा। तो यहाँ पर आप URL लिखते हो एक्चुअली में href जो एट्रीब्यूट होता है ए टैग में, ठीक है। इसमें href जो एट्रीब्यूट होता है उसकी जो आप वैल्यू लिखते हो उस जगह पे वो चला जाएगा, ठीक है। तो href में लिखेंगे, आप यूज़र्स में हमको कहाँ जाना है, आप वो URL डालेंगे href के अंदर, तो उसको मैं हटा दूंगा। और डिफ़ॉल्ट URL क्या रहेगा, यूज़र्स में हम जाते हैं localhost 3000, जिसका डिफ़ॉल्ट URL क्या है स्लैश, तो वही यूज़ करेंगे जो हम अपने app.js में कर रहे हैं, स्लैश यूज़र्स के लिए, ऐड यूज़र के लिए स्लैश ऐड यूज़र, एडिट यूज़र के लिए स्लैश एडिट यूज़र। तो आप यहाँ से कॉपी करके भी डाल सकते हैं। इसको मैं एडिट यूज़र, ऐड यूज़र के लिए ये कॉपी करूँगा, एंड यहाँ पर आऊँगा, एंड ऐड यूज़र के लिए मैं ये वाला जो कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये हम अपन एडिट यूज़र का भी कॉपी करेंगे URL, एंड एडिट यूज़र वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर इस URL पे लेके चला जाएगा, ठीक है। सेव करेंगे। तो अभी हम चलते हैं पेज में, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ यूज़र्स पे, तो यूज़र्स पे जब क्लिक करूँगा तो अभी जो URL है localhost 3000 ऐड यूज़र वो चेंज हो जाएगा localhost:3000 में से, ठीक है। और उसी के साथ यूज़र का पेज दिखने लग जाएगा। तो यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए आप localhost 3000 हो चुका है, एंड यूज़र्स का पेज दिख रहा है। ऐसे मैं एडिट यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो एडिट यूज़र पे क्लिक करने पे URL चेंज हो गया, एंड एडिट यूज़र का पेज दिखने लग गया। अब ये सब कैसे हुआ, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हमने यहाँ पे बता रखा है कि जब भी एडिट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ए टैग में हम href में लिखते हैं कि जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाना है। तो वो बात हम बता दिया कि एडिट यूज़र पे क्लिक किया तो एडिट यूज़र पेज पे जाना है। और app.js में हमने बता रखा है कि अगर एडिट यूज़र
पे लिंक अगर ये सेलेक्ट करते हैं, ये चेंज होता है, तो इस पर अपने को एडिट यूजर पेज दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इसका काम हो चुका है। अपने को अपना लोगो भी दिख रहा है, अपने को तीनों लिंक्स भी दिख रहे हो, तीनों लिंक सही से काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तभी हम अपने को अपन पेज स्विच कर सकते हैं आराम से बिना यहाँ पर यूआरएल चेंज किए। यहाँ पर ही हम क्लिक करेंगे और अपने यूआरएल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो यस दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने कवर किया बूटस्ट्रैप का सेटअप कवर किया एंड साथ ही साथ हमने नेवबार का कंपोनेंट बनाया। नेवबार के कंपोनेंट को हमने बनाया और उसको अंदर हमने बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट होता है नेवबार का, उसको हमने पेस्ट किया और उसको हमने अपने पेजेस के साथ उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो नेवबार में हमने चेंज करके अपने पेजेस के नाम डाल दिए और उनके जो यूआरएल हैं वो डाल दिए। सो या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।